गुड मॉर्निंग एवरीवन। अतुल कुमार, गुड मॉर्निंग। आइए फटाफट। अतुल कुमार, गुड मॉर्निंग। आशुतोष, गौरव, पूनम, गुड मॉर्निंग। चलिए। विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग। निशांत, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेंस की जो क्वेश्चन है एसएससी मेंस के, वो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज है एसएससी मेंस के लिए है, या एसएससी मेंस के अकॉर्डिंग है, जिसमें कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। Soil is excavated from a borrow area which has a density of 1.75 gram per centimeter cube and water content of 12%. Specific gravity of solid particles 2.7. The soil is compacted so that water content is 18% and the dry density is 1.65 gram per centimeter cube. For 1000 cubic meter of soil in fill, estimate the quantity of soil to be excavated from the borrow pit and the amount of water to be added. Also determine the void ratios of the soil in borrow pit and fill. देखिए क्या कह रहा है अतुल कुमार यादव सर। थ्योरी भी होगी सॉइल की, बिल्कुल। थ्योरी नहीं, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे अतुल, क्योंकि अभी एक महीने के बाद पेपर है बेटा। तो पूरा सॉइल पढ़ाना तो संभव थोड़ी हो पाएगा। तो जितना जरूरी है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन में हम पूरे सॉइल कवर कर लेंगे, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, बोरोपिट और एक्सकेवेशन का सीधा सा फंडा क्या है, सबसे पहली बात ये समझते हैं। इसमें एक कोई बोरो एरिया होता है। बोरो एरिया का मतलब है जहां से आपको मिट्टी उठानी है, जहां से मिट्टी एक्सकवेट करनी है, सॉइल एक्सकवेट करनी है, वो बोरो एरिया है। जहां उसको लेके जाओगे वो फिल हो सकता है या एम्बैंकमेंट हो सकता है। तो एक हमारे पास ये बोरो पिट है, या बोरो एरिया बोल देते हैं। इस बोरो एरिया से मिट्टी जाएगी एम्बैंकमेंट में जाएगी, या तो फिल में जाएगी। ये एम्बैंकमेंट है। ये एम्बैंकमेंट है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सॉइल इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोरो एरिया विच हैज डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो बल्क डेंसिटी है, देखिए अगर सिर्फ डेंसिटी कहा हो, बाकी कोई डेंसिटी उसने नहीं कहा हो, तो उसका मतलब बल्क डेंसिटी। अगर ड्राई डेंसिटी होगा तो वो कह देगा ड्राई डेंसिटी है। अगर सैचुरेटेड डेंसिटी होगा तो कह देगा सैचुरेटेड है। ठीक है, सबमर्ज्ड होगा तो भी कह देगा सबमर्ज्ड है। सिर्फ अगर डेंसिटी कहा है, इसका मतलब वो बल्क डेंसिटी है, गामा टी है। तो गामा टी का वैल्यू उसने दे रखा है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, इसका वाटर कंटेंट दिया हुआ है 12%। वाटर कंटेंट 12%। और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड का 2.7 है। द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड सो दैट वाटर कंटेंट 18%। जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट में वाटर कंटेंट कितना है, 18%। और यहाँ इसका गामा डी का वैल्यू आ जाता है 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दिया है। और इसका जो वॉल्यूम है एम्बैंकमेंट का, वो दिया है 1000 मीटर क्यूब। अब ये पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोरोपिट, कि जब एम्बैंकमेंट में 1000 मीटर क्यूब का एम्बैंकमेंट बनाना हो, इतने गामा डी के साथ और इतने वाटर कंटेंट के साथ, तो आपको कितना मिट्टी यहाँ से उठाना पड़ेगा, कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा, क्वांटिटी। सीधा सा फंडा ये है। देखिए, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है बोरोपिट में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन बोरोपिट,
इन बोरोपिट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट, ये तो अलग अलग हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट, ये तो अलग अलग हो सकता है ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन बोरोपिट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। राइट, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से जितना सॉलिड एक्सकवेट किया गया उतना ही सॉलिड एम्बैंकमेंट में पहुंचेगा, सीधा सा फंडा ये है। क्योंकि सॉलिड के वेट पे या सॉलिड के वॉल्यूम पे ना तो कॉम्पैक्शन का फर्क पड़ता है, ना वाटर कंटेंट का फर्क पड़ता है। अगर आप ड्राई डेंसिटी कम या ज़्यादा करोगे तो भी सॉलिड के टोटल वेट पे और सॉलिड के टोटल वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम गया बोरो एरिया से या बोरो पिट से, उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम पहुंचेगा एम्बैंकमेंट में। तो हमको इस पे काम करना है, हमको हमेशा इस पे काम करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सॉलिड का वेट या सॉलिड का वॉल्यूम एम्बैंक बोरो पिट में। और दूसरी बात एक और याद रखना कि जब तुमको क्वेश्चन में वाटर कंटेंट दिया हो, क्योंकि जब हम सॉलिड के ऊपर बात करेंगे और मान लो वाटर कंटेंट दिया हो, इस वाटर कंटेंट को यूज करते हुए हम सॉलिड का वेट लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड एज टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अगर मान लो कभी वॉइड रेशो दिया हो, उस वाले केस में सॉलिड का वॉल्यूम लिखा जा सकता है ओवरऑल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो। यहाँ हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट है, तो हम किस पे काम करेंगे, इस अप्रोच पे काम करेंगे। मतलब हमको बोरोपिट का और एम्बैंकमेंट का दोनों का सॉलिड का वेट बराबर करना है। ठीक है, तो सॉलिड का वेट बराबर कर देते हैं। अब देखिए सॉलिड के वेट की कहानी क्या है। यहाँ आपको गामा टी दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, तो गामा डी निकाल लेंगे। ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी इन बोरोपिट, आंसर बताना इसका फटाफट। ड्राई डेंसिटी ऑफ बोरोपिट, गामा डी, गामा डी इक्वल्स टू 1.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट का मतलब 0.12। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था मैंने। गामा डी का फॉर्मूला है, साइड में लिख देना कहीं, गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है। गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, कितना आंसर आया इसका, 1.72 डिवाइडेड बाय 1.12। हाउ मच, क्विक। जल्दी से जवाब दीजिए एक बार। 1.53 या 65? आशुतोष बता रहा है 1.65, गौरव बता रहा है 1.53, 1.56, 1.56। ओके, तो यहाँ गामा डी आ गया बेटा 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये तो गामा डी आया है, हम सॉलिड के वेट पे काम करने वाले हैं। यहाँ से हमको निकालना अल्टीमेटली क्या है, सॉलिड का वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि गामा डी का फॉर्मूला जानते हैं हम, एज गामा डी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय ओवरऑल वॉल्यूम। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा गामा डी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए एक चीज और, यहाँ जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है, जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, यहाँ जब वॉल्यूम बताओगे बोरोपिट का तो वो भी आपको मीटर क्यूब में बताना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9.81 से सीधा से मल्टीप्लाई कर दो, कि मैंने क्लास में आपको ड्राइव भी करवा रखा है। तो गामा डी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1.56 इंटू 9.81। हाउ मच, 1.56 इंटू 9.81, हाउ मच, कितना है बेटा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में।
15.32, तो इट बिकम्स 15.32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बहुत ज़्यादा फिर कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े। और गामा डी का मतलब सीधा सीधा क्या है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉलिड कितना, गामा डी इंटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम बोरोपिट का लिख दूं क्या, वी बी, वी बी। तो सॉलिड का वेट इक्वल्स टू गामा डी का वैल्यू 15.32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। इतने सॉलिड का वेट है कहाँ पे, बोरोपिट। तो इतना ही वेट कहाँ होना चाहिए सॉलिड का, सॉलिड का इतना ही वेट होना चाहिए उधर एम्बैंकमेंट में, एम्बैंकमेंट में। तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन बोरोपिट, weight of solid in boropit is equal to weight of solid in embankment। ठीक, तो अब हम चलते हैं वेट ऑफ सॉलिड इन बोरोपिट। कितना आ गया, 15 पॉइंट कितना था, 32। तो ये था 15.32 इंटू वी बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इन एम्बैंकमेंट। क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस तरफ आपको सॉलिड का वेट लिखना हो, तो सॉलिड का वेट क्या होगा, जैसे ही गामा डी इंटू वी, तो यहाँ गामा डी इंटू वी किसका, एम्बैंकमेंट का। एम्बैंकमेंट गामा डी का वैल्यू कितना, 1.65 डायरेक्टली दिया है, तो 1.65 इंटू 9.81 इंटू 9.81 इंटू वी ई, ये कितना आ रहा है, 1.65 इंटू 9.81। इसका यूनिट वेट कितना है बेटा, 1.65 इंटू 9.81, 1.65 इंटू 9.81, 16.186। तो ये आ गया 16.186। और वी ई का वैल्यू कितना है, ये है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है 1000 मीटर क्यूब। तो टोटल सॉलिड का वेट कितना आया, 16186 किलो न्यूटन, 16186 किलो न्यूटन। ठीक है, 16186 किलो न्यूटन। सो ये जो क्वांटिटी है सॉलिड के वेट की वो कितनी है, 16186 किलो न्यूटन। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट कितना आ जाएगा, 16186 डिवाइडेड बाय 15.32 कितना आया, प्रशांत ठाकुर गुड मॉर्निंग बेटा, 1056.56, 1056.56 मीटर क्यूब। इतना मिट्टी एक्सकवेट करना पड़ेगा, वी नीड टू एक्सकवेट of volume of soil from the borrow pit to compact it into embankment। now अब दूसरी चीज का पूछ रहा है, ये तो बात हुई इसकी। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सॉलिड का वेट बोरो पिट में कितना है उतना ही सॉलिड का वेट एम्बैंकमेंट में होगा, या फिर सॉलिड का वॉल्यूम जितना बोरो पिट में है उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम एम्बैंकमेंट में होगा। ठीक, सारे जो बोरोपिट और एम्बैंकमेंट के क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व होंगे। और एसएससी मेंस में तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। अब ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। भाई हमारे पास सॉलिड का वेट है, यहाँ का वाटर कंटेंट 12% है, यहाँ का वाटर कंटेंट 18% है, तो कितना एक्स्ट्रा पानी और मिलाना पड़ेगा? वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना जानते हैं हम। तो सेकंड पार्ट है इसका, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो बोरोपिट में कितना पानी है और एम्बैंकमेंट में कितना पानी चाहिए, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। वेट ऑफ वाटर इन एम्बैंकमेंट और या फिर बोरोपिट, वेट ऑफ वाटर होता क्या है? टोटल वेट डिवाइडेड बाय, या वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है ना? भाई हमारे पास एक रिलेशन ये है कि वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ वाटर, अब 12% तो एम्बैंक बोरोबिट में है, एम्बैंकमेंट में 18% चाहिए, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड कितना आ जाएगा? 18% माइनस 18% को 0.18 लिख दूं, माइनस 0.12, ये तो क्या हुआ? वाटर रिक्वायर्ड इनटू वेट ऑफ सॉलिड कितना? 16,186 किलो न्यूटन। तो कितना पानी आया? वेट ऑफ वाटर कितना आया? वेट ऑफ वाटर कितना आया? यहाँ से किलो न्यूटन में आएगा पानी, कितना आ जाएगा? 0.06 इंटू 16,186, 97.16, 97.16 किलो न्यूटन। अगर आपको पानी का वॉल्यूम बताना हो तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर 97.16 डिवाइडेड बाय 9.81, ये है वेट ऑफ वाटर, ये है यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना वॉल्यूम आ गया? हाउ मच वॉल्यूम? कितना आया बेटा? 9.9, ठीक है, 9.9 मीटर क्यूब, 9.9 मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट भी है ना। ऑल्सो डिटरमाइन द वॉइड रेशोज ऑफ द सॉइल इन बोरोपिट एंड फिल। ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे। गामा डी का वैल्यू आ गया 1.56 और उधर 1.65, तो इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा वॉइड रेशोज, वॉइड रेशो इन बोरोपिट एंड एम्बैंकमेंट, वॉइड रेशो इन बोरोपिट एंड एम्बैंकमेंट तीसरा पार्ट है। अगर हम मान लीजिए बोरोपिट की बात करें, तो ड्राई डेंसिटी इन बोरोपिट, ड्राई डेंसिटी इन बोरोपिट, ये है 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ये पता है कि जो गामा डी का वैल्यू है वो होता है GS गामा W डिवाइडेड बाय 1 + E। गामा डी का वैल्यू 1.56 ग्राम पर सीसी है, GS का वैल्यू 2.7 है शायद, गामा W को 1 रखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + E। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E, and it will be 2.7 divided by 1.56 minus 1. How much?
ई का वैल्यू कितना बोरोबिट में? हाउ मच द वैल्यू ऑफ ई? 0.73। इसी तरह से एम्बैंकमेंट की बात करें अगर, तो एम्बैंकमेंट में गामा डी का कितना वैल्यू दिया है? 1.65 ग्राम पर सीसी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 इंटू 1 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ई इज हाउ मच? 2.7, 1.65 माइनस 1। एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशो, एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशो 0.63। इट कम्स आउट टू बी 0.63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी यहाँ तक तो बोलो। तो बोरोपिट और एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक तो ये जो सब्जेक्ट है, ये हाई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मान के चलिए कि आपको अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी एक पेपर से मिलेंगे, एक सब्जेक्ट से मिलेंगे, तो वो जियोटेक होगा। एसएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा तो वो जियोटेक होगा, ये मान के चलिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव अ ब्रीफ अबाउट सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो स्टेट इट्स लिमिटेशंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिखने के तरीके की बात है, इस वजह से मैंने जानबूझ के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें रखा है। और भी हम आगे रखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो क्वेश्चन तुम यहाँ करो उसमें लगभग लगभग पूरे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन हैं और पूरे जो कंसेप्चुअल साइड है, वो सारे का सारा कवर हो पाए आपका। सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमको ये तो पता है कि जिस पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से बड़ा होता है, उसके लिए तो हम पार्टिकल की साइज बताने के लिए सीव एनालिसिस कर लेते हैं। उसके लिए तो हम सीव एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जो सीव की सबसे छोटी साइज है सीव एनालिसिस में, वो तुम्हारे पास 75 माइक्रोन की है। तो उन पार्टिकल्स का क्या जिनका साइज 75 माइक्रोन से छोटा है? तो सीव से तो उनकी एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, सीव से तो उनकी पार्टिकल की साइज बता ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके के पार्टिकल्स की साइज बताने के लिए हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। उस सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या किया जाता है? सॉइल का सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सॉइल सस्पेंशन का मतलब है सॉइल के पार्टिकल और उस ड्राई सॉइल को कुछ पानी में मिला दिया जाता है। सॉइल का सस्पेंशन तैयार कर लिया जाता है 500 ml का, या जनरली 1 लीटर के आसपास का कर लेते हैं। होगा क्या, इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल टाइम के साथ साथ नीचे ट्रेवल करते जाते हैं, मतलब सेटल होते जाते हैं। तो कोई पार्टिकल मान लो T1 टाइम पे यहाँ था और वो पार्टिकल T2 टाइम पे यहाँ आ गया। मान लो HE डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया T टाइम में, इस पार्टिकल ने T टाइम में HE डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से हमको पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, सेटलिंग वेलोसिटी HE/T। इस HE/T को हम कंपेयर करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से, जो स्टॉक ने दिया था, GS-1 GD² डिवाइडेड बाय 18 न्यू। ठीक है, तो HE का वैल्यू रहेगा हमारे पास, T का वैल्यू रहेगा, GS का वैल्यू रहेगा, G का वैल्यू रहेगा और विस्कोसिटी का वैल्यू रहेगा। यहां से हमको पार्टिकल की साइज मिलती है।
बात रही इस एच ई और टी की। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं या तो पिपेट से या तो हाइड्रोमीटर से, पिपेट से या हाइड्रोमीटर से। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है एज पर स्टोक्स लॉ, एज पर स्टोक्स लॉ। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो पूरी सेडिमेंटेशन एनालिसिस है जिसमें हम पार्टिकल की साइज बताने जा रहे हैं, इसने कहा है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करना होता है तो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पार्टिकल की साइज, और पार्टिकल के साइज के अलावा दूसरी चीज होती है परसेंटेज फाइनर। उन दोनों की ऑब्जर्वेशन के लिए हम या तो पिपेट मेथड यूज करते हैं या तो हाइड्रोमीटर मेथड यूज करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पिपेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपसे सेडिमेंटेशन एनालिसिस का मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी क्या है। अब स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा मामला स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ क्या है वो देखते हैं एक बार। स्टोक्स लॉ क्या है वो देखिए। श्रीमान स्टोक ने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कोई इनफाइनाइट मीडियम ऑफ लिक्विड है। अब यहाँ इनफाइनाइट मीडियम ऑफ लिक्विड का मतलब ये नहीं कि आप समुद्र में चले जाओगे एक कोई सोयल का पार्टिकल लेके। और यहाँ अगर एक सिंगल स्फेरिकल पार्टिकल है, इनफाइनाइट मीडियम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस पार्टिकल की जो सेटलिंग होगी, उस पार्टिकल की सेटलिंग को कोई डिस्टर्ब ना करे, बस इतना सा मतलब है। तो अगर ये सिंगल स्फेरिकल पार्टिकल है, क्या क्या बात कही, एक तो कि एक तो सिंगल स्फेरिकल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो सेटलिंग होगी, इस पार्टिकल की सेटलिंग होगी डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब है अकेले एक पार्टिकल सेटल करे, दूसरा कोई नहीं है। इसको अगर फ्री फॉल करवाया जाए, फ्री फॉल का मतलब भी यही कि डिस्टर्बेंस ना हो, तरीके का ना बाउंड से दूसरे पार्टिकल की वजह से। तो एक सिंगल स्फेयर को इनफाइनाइट मीडियम ऑफ लिक्विड में अगर फ्रीली सस्पेंड करवाया जाए, तो पहले तो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है इसका वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी थोड़ा सा क्या करे, एक्सलरेट। लेकिन कुछ समय के बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सेटल करना शुरू करता है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा टर्मिनल वेलोसिटी। ये स्टोक की बात है। लेकिन स्टोक की ये जो स्कीम है, स्टोक की स्कीम एक खास रेंज ऑफ पार्टिकल पे ही काम करती है, मतलब साइज की मैं बात कर, वो है 0.2 mm से लेके 0.0002 mm। अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज में है तो ये काम करता है। अगर मान लो पार्टिकल का साइज 0.2 mm से बड़ा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस होगा वो होगा। अगर पार्टिकल का साइज 0.0002 mm से छोटा है, तो यहाँ पे ब्राउनियन मोशन होगा, वो कंटिन्यूअस सेटलिंग में नहीं जाएगा। इसलिए इनके दोनों के बीच में जो पार्टिकल की रेंज आती है साइज की, उसमें स्टोक्स लॉ काम करता है। तो ये कहानी है, इस कहानी को लिख लेते हैं। दूसरा इसने क्या कहा है दूसरे वाले पार्ट में, इसके लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन भी मैं यही डिस्कस कर दे रहा हूँ, लिमिटेशन भी यही डिस्कस कर दे रहे हैं। पहली बात तो, ये जो काम, ये जो स्कीम पूरी काम करती है वो स्फेरिकल पार्टिकल के लिए करती है। अब सॉइल के पार्टिकल स्फेरिकल हैं या नहीं है सारे पार्टिकल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जनरली सेडिमेंटेशन एनालिसिस तो किसके लिए किया जाता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस तो किया ही फाइन ग्रेन सॉइल के पार्टिकल के लिए जाता है। और फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल का जो शेप है वो स्फेरिकल तो नहीं ही होता है, या तो प्लेट के जैसा होगा मोस्टली। तो पहला ड्रॉबैक तो या पहला लिमिटेशन तो इसका यही है कि सारे सॉइल के पार्टिकल्स स्फेरिकल नहीं हो सकते। दूसरा है फ्री फॉल, कि हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए, वो टेस्ट लगभग 1 लीटर के जार में परफॉर्म करेंगे। तो उस जार की जो बाउंड्रीज हैं, उस जार की बाउंड्रीज विल बी द सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस फॉर सेटलिंग ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब उस जार की बाउंड्रीज क्या करेंगी,
उस पार्टिकल की सेटलिंग को अफेक्ट करेंगी। दूसरा ड्रॉबैक ये हुआ। तीसरा, फ्री फॉल का मतलब या डिस्क्रीट सेटलिंग, कि अकेले पार्टिकल सेटल कर रहा है। लेकिन जब सॉइल का सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है, तो सस्पेंशन प्रिपरेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की सेटलिंग को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा पार्टिकल्स मिलके आपस में फ्लॉक्स बना सकते हैं। हो सकता है सभी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ना हो। ये सारा का सारा हुआ स्टोक्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, द पेवमेंट ऑफ अ रोड ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख भी देता हूँ। अगर जिस बच्चे को अगर एग्जाम में लिखना हो, मान लो कि लिखा किस तरीके से जाए, तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरह से लिखते हो। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसको वेट एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको वेट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो पार्टिकल साइज ऑफ फाइन ग्रेन्ड soil can't be determined can't be determined by sieve analysis. So determination of particle determination of particle size in case of fine grained soil is done by sedimentation analysis. In sedimentation analysis, in sedimentation analysis, soil suspension soil suspension is prepared soil suspension is prepared and observations soil suspension is prepared and observations are taken with the help of with the help of pipette method or hydrometer method pipette method or hydrometer method. sedimentation analysis sedimentation analysis is based on Stokes law is based on Stokes law. As per Stokes law, as per Stokes law, if a single particle or single sphere बोल दो, if a single sphere is allowed to fall in an infinite medium of liquid, in an infinite medium of liquid,
infinite medium of liquid. Firstly, its settling velocity its settling velocity will be more due to the influence of gravity, but after a while but after a while this particle this particle starts starts settling by constant velocity. This constant settling velocity this constant settling velocity is called terminal velocity. अच्छा, एग्जाम में जब तुम थ्योरी लिखो तो इसमें जैसे कोई इंपॉर्टेंट टर्म हुई, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो अलग पेन से। और पेन दो ही काम में लेने हैं, या तो आप ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन। लाल वाला और हरा वाला पेन काम में मत ले लेना। टर्मिनल वेलोसिटी, तो एज पर दिस थियरी और एज पर दिस लॉ, ये मैं इसके साइज लिख दे रहा हूँ। स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर पार्टिकल ranges in size from 0.2 mm to 0.0002 mm. Settling velocity is given by, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी लिख दो। टर्मिनल velocity is given by Vt equals to gamma s minus gamma w d square by 18 म्यू। ये भी याद रखना। यहाँ पे ये भी लिख देना कि गामा एस का मतलब है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ डेंसिटी नहीं लिख सकते हो आप, ये ध्यान रखना, ये यूनिट वेट की फॉर्म में ही आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और म्यू का मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी। इसका मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर एक फॉर्मूला काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में भी है, GS-1 GD² बाय 18 म्यू। चाहो तो यहाँ से यहाँ पे पहुँच भी सकते हैं ना, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लोगे तो भी काफ़ी है। सॉरी, ये एटीन टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये तो बात हुई मैकेनिज्म ऑफ स्टोक्स लॉ या फिर मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसी तरीके से इसके लिमिटेशंस भी लिखे जा सकते हैं।
लिमिटेशंस। पहला, स्टोक्स लॉ या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। स्टोक लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टोक्स लॉ इज फॉर spherical particle, spherical particle, but in case of fine grained soil, in case of fine grained soil, shape of particles never be spherical. Particles of fine grained soil, particles of fine grained soil are generally plate like structure। ठीक है। दूसरा, वॉल ऑफ बाउंड्रीज या वॉल ऑफ जार, वॉल ऑफ जार, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि एज वी आर परफॉर्मिंग as we are performing the analysis in 1 liter jar, so the of jar boundaries of jar may provide source of interference for settling of particle, क्योंकि वो पार्टिकल जो जार है, जार की बाउंड्री से टकरा सकता है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट, settling may be affected by settling may be affected by adjacent particle, क्योंकि सॉइल सस्पेंशन में एक सॉलिड का पार्टिकल तो होगा नहीं, दुनिया भर के पार्टिकल होंगे, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, फाइन सॉइल पार्टिकल्स में फॉर्म फ्लॉक्स, फ्लॉक बना सकते हैं पार्टिकल। वैसे तो इसके लिए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं, इसके लिए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट नीडेड, इट इज ऐसा कह सकते हैं कि ऑल द सॉइल ग्रेन्स may not have same specific gravity, same specific, हो सकता है सभी का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ना हो। वी कंसिडर इनफाइनाइट मीडियम, नहीं मोहम्मद सैफ इनफाइनाइट मीडियम कंसिडर थोड़ी करते हैं, हम तो 1 लीटर के जार में काम करते हैं बेटा। ठीक है, 1 मीटर के जार में काम किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेवमेंट ऑफ अ रोड ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी लेड ऑन अ बेस कोर्स 400 mm थिक। ठीक है,
जैसा जैसा ये कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए कि हमारे पास एक 400 mm का बेस कोर्स है। 400 mm का बेस कोर्स है, consisting of a coarse grained gravel mixture with good draining properties, placed evenly on an impervious subgrade। इसके नीचे का जो सबग्रेड है वो impervious है। The porosity of the gravel sand is 40%। इसका जो पोरोसिटी है वो 40% है। एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60। इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60% है। देयर इज सडन डाउनपोर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, assuming that all water immediately infiltrates into the ground। मतलब कंस्ट्रक्शन में ड्रॉप डाउनपोर की वजह से सारा पानी बाहर चला जाता है, और सारा पानी बाहर जाने का मतलब क्या हुआ कि जो सेचुरेशन है वो सेचुरेशन नहीं रहा अब। देयर इज a sudden drought during the construction, assuming that all water immediately infiltrates into the ground। Calculate the rainfall in mm that would saturate the base course to its full thickness। अब हमको ये पता लगाना है कि कितने बारिश की जरूरत है जो इसको पूरा सेचुरेट कर दे, क्योंकि पहले का सेचुरेशन तो खत्म हो गया है। ये कहा है उसने क्वेश्चन में कि ऑल वाटर इमीडिएटली इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड। अब पानी नहीं है तो मैक्सिमम कितना रेनफॉल चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर हमको मान लो पोरोसिटी दिया है और थिकनेस दिया है, हमारे पास एरिया नहीं है, तो एरिया मान लेते हैं कुछ। लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सबग्रिड कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ सबग्रेड 1 × 0.4, तो ये 0.4 मीटर क्यूब हो गया। इस 0.4 मीटर क्यूब का मतलब ये टोटल वॉल्यूम है V। इसमें 40% पोरोसिटी है। पोरोसिटी का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय ओवरऑल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिलेगा N × V। N का मतलब 0.4 और V का मतलब भी 0.4। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना मिला? 0.16 मीटर क्यूब। इतने वॉइड्स हैं। अब एक चीज देखो, बारिश अगर इसको पूरा सेचुरेट करेगी तो बारिश का पानी जाएगा कहाँ पे? वॉइड में जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉइड्स फॉर फुली सेचुरेट द सॉइल, और फुल सेचुरेशन ऑफ सॉइल, फॉर फुल सेचुरेशन ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ वाटर required will be equal to वॉल्यूम ऑफ voids। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए? 0.16 मीटर क्यूब। अब ये पूछ रहा है कितनी बारिश चाहिए में, रेनफॉल इन तो रेनफॉल रिक्वायर्ड इन कितना? वॉल्यूम बाय एरिया 0.16 मीटर क्यूब, और एरिया कितना कंसिडर किया था हमने? 1 मीटर स्क्वायर। तो 0.16 इतना बारिश, 0.16 इतना बारिश चाहिए। गॉट इट? एनी डाउट अप टिल नाउ? एनी डाउट अप टिल नाउ? चलें आगे। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये करना है वो करना है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तुम सब समझदार हो, है ना। अपना मकसद सिर्फ ये है कि बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चन करना, और तुमको भी यही करना है जो बाकी का 1 महीना बचा हुआ है।
जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिख सको हाथ से, डेली टारगेट बना लो कि मुझे 20 या 30 क्वेश्चन लिखने हैं। तो एक महीने में जिसने 500 क्वेश्चन हाथ से लिख दिए हैं, उसका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक रहा है। ये लिख के दे रहा हूँ मैं, कि जिसने 500 से 600 क्वेश्चन लिख लिए अपने हाथ से एक महीने के अंदर, 500 क्वेश्चन 500 600 में लगभग ये मान के चलिए कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग आ गई है। उससे बाहर कुछ जाने से रहा। नाउ 0.16 तो मीटर है ना, तो बना दो इसको। 0.16 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 160 बना दो। नाउ नेक्स्ट, the values of liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit of a soil were reported as 60%, 30%, 20% respectively. If a sample of this soil at liquid limit has a volume of 40 centimeter cube and its volume at shrinkage limit was 23.5 centimeter cube, determine specific gravity of solid, shrinkage ratio and volumetric shrinkage. देखिए, हमको ये तो पता है। अब तीन वर्ड हैं, एक श्रिंकेज लिमिट है, एक लिक्विड लिमिट है और एक प्लास्टिक लिमिट है। मान लो हमारे पास एक सॉइल का सैंपल है। मान लो हमारे पास एक ये सॉइल का सैंपल है, ठीक। और ये सॉइल का सैंपल मान लेते हैं इनिशियली ड्राई स्टेट में है। तो इनिशियली ड्राई स्टेट में इसमें सॉलिड होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और एयर होगा। तो ये इनिशियली क्या है? एयर है। और ये एयर इसमें ओरिजिनल जो वॉइड्स हैं उनके बराबर है। अब तुम्हारे दिमाग में खुरापात सूझी और तुमने क्या किया, इसमें पानी मिलाना शुरू किया। हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाने लगे। जैसे जैसे आप पानी मिलाना शुरू करोगे, वैसे वैसे वॉइड, पानी क्या करेगा, वॉइड का या एयर का? एयर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और पानी मिलाते चले गए, और पानी मिलाते चले गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर पूरे एयर वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर इससे कम पानी रखा तो नहीं कर पाएगा। मतलब एक कोई ऐसा वाटर कंटेंट होगा कम से कम, जो इस सॉइल को फुली सैचुरेट करने के लिए जरूरी होगा। वो वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का मतलब है वो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो कम से कम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो जाए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लूँ वाटर कंटेंट, W1 कह दिया मान लो इसको, तो W1 वाटर कंटेंट पे सॉइल पूरी तरह सैचुरेट नहीं हुई है, वो WS पे जाके हुई है। क्योंकि WS के बाद जितना भी पानी आप ऐड करोगे उस पर सॉइल पूरी तरह सैचुरेट ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो मिनिमम क्वांटिटी कितनी चाहिए थी आपको? तो मिनिमम वाटर कंटेंट दैट इज श्रिंकेज लिमिट। फिर और क्या किया? और पानी बढ़ाना शुरू किया, और आपने पानी मिलाना शुरू किया, और आपने पानी मिलाना शुरू किया इसमें। बचपन में मिट्टी से खेलते थे ना, कोई मिट्टी की रोटी बना रहा है, कोई मिट्टी से और कुछ बना रहा है, या फिर मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखे होंगे। तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी में एक कुछ अमाउंट पानी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? और ये होता है क्ले में। ये जो पूरी कहानी है वो क्ले के लिए है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। ये कंसिस्टेंसी या अटरबर्ग लिमिट फाइन ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है। तो एक खास तरीके की प्लास्टिसिटी में ले जाने के लिए सॉइल को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। अब बात यह है कि हम कैसे डिफाइन करें कि वो प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी कब होना शुरू होगी। इसके लिए मोटा मोटा अंदाजा एक लगाया जाता है कि एक 3 mm का थ्रेड बनाते हैं हथेली पे, 3 mm के आसपास का। अगर वो थ्रेड जस्ट बनना पॉसिबल हो जिस वाटर कंटेंट पे, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब यह है कि यहाँ से ये सॉइल प्लास्टिक हो गई है। अब अगर और आप इसमें थोड़ा पानी मिलाओगे तो ये प्लास्टिक स्टेट में रहेगी। और प्लास्टिक स्टेट से मतलब ये है कि उसकी रीमोल्डिंग आसानी से की जा सकती है। जिस भी शेप में इसको देना चाहो दे सकते हो। लेकिन प्लास्टिक लिमिट से कम पानी रखा अगर, तो फिर हम उसको उस शेप में नहीं दे पाएंगे जिसमें देना चाहते हैं। उसकी रिमोल्डिंग या मोल्डिंग आसानी से नहीं हो पाएगी। उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते हो आसानी से। तो एक स्टेज पे आने के बाद वो मोल्ड होना शुरू हो सकती है सॉइल। उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और उसका पता कैसे लगाते हैं?
कि इस वाटर कंटेंट पे WT पे फॉर्मेशन ऑफ 3 mm थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ 3 mm थ्रेड इज पॉसिबल, फॉर्मेशन ऑफ 3 mm थ्रेड इज पॉसिबल, राइट। तो अब इसके बाद तो जो तुम पानी मिलाओगे उसमें सोइल प्लास्टिक रहेगा ही, उसमें तो मोल्डिंग की जा सकती है, और पानी मिलाया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सॉइल पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देगा, सॉइल स्टार्ट्स फ्लोइंग, सॉइल स्टार्ट्स फ्लोइंग। जहां पे सॉइल फ्लो करना शुरू कर दे इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। एक सज्जन हुए थे जिनका नाम था अटरबर्ग, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जैसे फाइन ग्रेन सॉइल में आप वाटर कंटेंट की या वाटर कंटेंट को चेंज करोगे, तो उस वाटर कंटेंट को चेंज करने के साथ साथ सॉइल का बिहेवियर चेंज होता है। और जहाँ बाउंड्री कंडीशन आती है बिहेवियर चेंज होने की, उन बाउंड्री कंडीशन वाटर कंटेंट को कहा उन्होंने अटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट्स, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं WS, WP और WL। उनके हिसाब से, उनके हिसाब से ये जो स्टेट है यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस स्टेट को बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की स्टेट, इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। और यहाँ से यहाँ तक की स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट। और इसके बाद वाली स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है, इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो कि इस सॉलिड स्टेट के बाद, क्योंकि सॉलिड स्टेट तक या WS तक, श्रिंकेज लिमिट तक, सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब सॉइल ड्राई था तब भी इसका वॉल्यूम इतना ही था, VD के बराबर। और सेचुरेशन पूरा हो गया WS तक, श्रिंकेज लिमिट तक, तो अभी इसका वॉल्यूम इतना ही है। तो यहाँ तक तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के बाद जितना भी आप पानी ऐड करोगे, तो जितना पानी का वॉल्यूम इंक्रीज किया है उतना ही सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जितना पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उतना ही सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको एक चार्ट से भी देख सकते हैं या ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट है, इधर लिखते हैं हम वाटर कंटेंट, और इधर लिखते हैं हम वॉल्यूम। के बाद आ गया सेमी सॉलिड स्टेट, इसके बाद आ गया प्लास्टिक स्टेट, और इसके बाद आ गया लिक्विड स्टेट। ये जो बाउंड्री वाटर कंटेंट है सॉलिड का और सेमी सॉलिड के बीच का, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जाने का जो टोल है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में जिस बाउंड्री से जाते हैं वो है लिक्विड लिमिट। तो WS के कॉरस्पॉन्डिंग पिछले डायग्राम में देखा था हमने, वॉल्यूम किसके बराबर है, ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। उसके बाद आपने इतना पानी और ऐड किया, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड करोगे उतना ही वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, सॉइल का बढ़ेगा। तो यहाँ वॉल्यूम है मान लो VP, यहाँ वॉल्यूम है मान लो VL, यहाँ वॉल्यूम है VL। गॉट इट। इसमें एक चीज और आती है श्रिंकेज रेशो, इसमें एक चीज और आती है श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो का मतलब है कि अगर आपने वाटर कंटेंट चेंज किया अबव श्रिंकेज लिमिट, तो उस वाटर कंटेंट के चेंज होने से जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम टू द चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब
अगर मान लो हम इस WL से वाटर कंटेंट चेंज करके WP करते हैं तो वॉल्यूम में कितनी कमी आई, VL से VP। ये किस रिस्पेक्ट में, VD के रिस्पेक्ट में। तो मतलब VL माइनस VP डिवाइडेड बाय VD। और किस वजह से, चेंज इन वाटर कंटेंट, दैट इज WL माइनस WP। ये एक्चुअल में WL माइनस WP क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड है, ये वाटर कंटेंट है। ये जो लिमिट है, ये लिमिट वाटर कंटेंट की लिमिट है। इसको अगर आगे मान लो फर्दर सॉल्व करके देखें तो क्या मिलेगा, VL माइनस VP डिवाइडेड बाय VD डिवाइडेड बाय, इस WL माइनस WP को क्या लिखा जा सकता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर का मतलब WL माइनस WP, WL माइनस, अच्छा इस वेट ऑफ वाटर को इस तरह से लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये वाला, तो इसमें कितना पानी था WL से WP में आने के लिए, देखिए WL से WP में आने के लिए जो ये वॉल्यूम चेंज है, ये वाला वॉल्यूम चेंज, ये किसके बराबर है, इसमें कितना पानी है, इसमें पानी कितना है, जितना इन दोनों का वॉल्यूमेट्रिक फर्क है। मतलब VL माइनस VP, ये तो वॉल्यूम हुआ पानी का। इस पानी के वॉल्यूम को पानी के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करोगे, पानी का वेट आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय VL माइनस VP इंटू गामा W, ये वेट ऑफ वाटर हुआ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो VL माइनस VP डिवाइडेड बाय VD इंटू WS डिवाइडेड बाय VL माइनस VP इंटू गामा W। ये तो कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, WS बाई VD। WS बाई VD क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, और एक गामा W है, तो ये हो जाता है गामा D बाय गामा W, गामा D बाय गामा W। ये श्रिंकेज रेशो है। श्रिंकेज रेशो अल्टीमेटली आया गामा D बाय गामा W। तीसरी एक चीज होती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तीसरी एक चीज होती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब है कि ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अल्टीमेटली कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इज इक्वल टू VL माइनस VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100। ये तीन चीजें, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तीसरी एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर आपसे पूछे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होता है वो वाटर कंटेंट की रेंज, जिस वाटर कंटेंट की रेंज में सॉइल प्लास्टिक है। तो सॉइल प्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब WL माइनस WP तक। तो ये जो WL माइनस WP है, जिसमें सॉइल प्लास्टिक रहता है, इसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स, PI या IP, कुछ भी कह देते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। The values of liquid limit, plastic limit and shrinkage limit of a soil were reported at 60, 30 and 20। ये लिक्विड लिमिट है 60, प्लास्टिक लिमिट 30 और श्रिंकेज लिमिट 20। If a sample of this soil at liquid limit has volume of 40 सेंटीमीटर क्यूब, लिक्विड लिमिट पे सॉइल का वॉल्यूम 40 है और श्रिंकेज लिमिट पे 23.5 है, डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, श्रिंकेज रेशो एंड वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। देखिए ये सारी डेफिनेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। मैं इस क्वेश्चन को फेज डायग्राम से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन वाले पार्ट में या कैलकुलेटिव पार्ट में प्लास्टिक लिमिट का कोई रोल नहीं है। हमारी दो चीजें काम आएंगी, लिक्विड लिमिट काम आएगी और श्रिंकेज लिमिट काम आएगी। नाउ मान लेते हैं कि लिक्विड लिमिट की कहानी ये है
ठीक है, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक ही बोर्ड पे काम चल जाएगा। देख, लिक्विड लिमिट पे कहानी ये है, और श्रिंकेज लिमिट की कहानी ये है। लिक्विड लिमिट पे क्या क्या होगा? सॉलिड और पानी, ये लिक्विड लिमिट पे है। ये श्रिंकेज लिमिट पे है। चले तो नहीं गए ना? क्योंकि सॉल्यूशन तुम ही बताओगे इसका कैलकुलेशन करके, मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। सॉलिड का वेट, सॉलिड का वॉल्यूम तो यहाँ भी इतना ही रहेगा। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि लिक्विड लिमिट पे जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब है। और लिक्विड लिमिट कितना है? 60% है। श्रिंकेज लिमिट पे जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम 23.5 है सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर कंटेंट कितना है? 20% है। वाटर कंटेंट 20% है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड लिमिट पे जो टोटल वॉल्यूम है वो सॉलिड का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम है। तो इधर अगर लिखेंगे तो ये तो वेट ऑफ सॉलिड होगा, और इधर वेट ऑफ वाटर होगा। वेट ऑफ वाटर थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, W × WS। तो अगर हम मान लीजिए लिक्विड लिमिट पे काम करें, या फिर एक जनरलाइज इक्वेशन है जो WS की है, कि हम वेट ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट करें। एज भाई, अगर तुम सॉलिड का यूनिट वेट लिखो तो ये जाता है सॉलिड का वेट डिवाइडेड बाय सॉलिड का वॉल्यूम। इसी इक्वेशन से सॉलिड का वॉल्यूम लिखा जा सकता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को अगर मान लीजिए ऊपर नीचे गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो गामा एस बाय गामा डब्ल्यू बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के वॉल्यूम को लिखा जा सकता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय GS इंटू गामा डब्ल्यू। ये ध्यान रखना। अब हम चल रहे हैं पहले लिक्विड लिमिट पे। एट लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट पे जो टोटल वॉल्यूम है वो इतना है, सॉलिड का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 40। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वेट ऑफ सॉलिड बाय GS गामा डब्ल्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिखा जा सकता है वेट ऑफ वाटर बाय डेंसिटी। और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या है? W × WS। W × WS डिवाइडेड बाय डेंसिटी गामा डब्ल्यू इक्वल टू 40। कॉमन क्या आएगा? WS बाय गामा डब्ल्यू, WS बाय गामा डब्ल्यू कॉमन आया। अंदर बचा 1/GS प्लस W इक्वल टू 40। तो WS बाय गामा डब्ल्यू कॉमन है, 1/GS का वैल्यू नहीं पता हमको, W का मतलब 0.6 इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से इसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे जो श्रिंकेज लिमिट है वो कितना है? 20% है। सिमिलरली सिमिलरली एट श्रिंकेज लिमिट, तो श्रिंकेज लिमिट पे क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड बाय गामा डब्ल्यू 1/GS प्लस 0.2 इक्वल टू 23.5। दिस इज इक्वेशन 2। अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, WS बाय गामा डब्ल्यू। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास बचेगा 1/GS प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 1/GS प्लस 0.2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय
23.5। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार जीएस का वैल्यू बताओ तो जरा। गिव मी द वैल्यू ऑफ जीएस। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जीएस का वैल्यू बताओ तो। एनीवन? अरे भाई हो के निकल लिए। 2.69 अतुल कुमार। तो जीएस का वैल्यू आ गया 2.69। तो एक तो हमसे यही पूछा है 2.69। दूसरी चीज पूछी है श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। गामा डी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सॉलिड का वॉल्यूम और सॉलिड का वेट। ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम और सॉलिड का वेट चाहिए अगर, तो हम इस जीएस का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। 2.7 लिख देते हैं, 2.6 ना लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 6.9 रहने देते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 लिख दो। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो 2 में जब जीएस का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू को 1 लिख देता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय 1/2.69 प्लस 0.2 इक्वल टू 23.5। यहाँ से यू विल गेट डब्ल्यू एस कितना? 41.2 ग्राम्स। सॉलिड का वेट आ गया, अगर जी का वैल्यू है सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। 41.25 लिख दो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड जी एस गामा डब्ल्यू 41.25 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जी एस का वैल्यू 2.69 और गामा डब्ल्यू को लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम आया सॉलिड का? हाउ मच? 15.27 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चाहिए भी नहीं था एक्चुअली। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चाहिए भी नहीं था क्योंकि गामा डी चाहिए। तो गामा डी का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड बाय ओवरऑल वॉल्यूम, और ओवरऑल वॉल्यूम कौन सा? ड्राई वॉल्यूम। तो गामा डी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय ड्राई वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉलिड आ गया 41.25 और ड्राई वॉल्यूम कितना है? 23.25। क्योंकि श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम है, श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम कितना होता है? ड्राई वॉल्यूम के बराबर होता है। श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर होता है। तो गामा डी का वैल्यू कितना आया? गामा डी इज हाउ मच? 1.77। तो एक आपसे पूछा है श्रिंकेज रेशो। तो श्रिंकेज रेशो होता है गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। गामा डी आया 1.77, गामा डब्ल्यू 1। तो श्रिंकेज रेशो तो आ गया 1.77। एक पूछा है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, एक पूछा है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसका मतलब 60 माइनस 23.5 डिवाइडेड बाय 23.5 इंटू 100। हाउ मच? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज
0.015 नहीं। अच्छा अच्छा, 40 है ना वॉल्यूम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, वॉल्यूम 40 है एक्चुअली। मैंने वाटर कंटेंट की लिमिट लिख दी है। तो ये 40 है एक्चुअली। 40 माइनस 23.5, यस। 40 माइनस 23.5, 23.5 इंटू 100, हाउ मच? हाँ 40 होगा बेटा। 70.21। ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। एंड लास्ट, अंतिम क्वेश्चन है कि अ कॉम्पैक्टेड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन 50 mm in diameter, 100 mm long, is to be prepared from a dry soil. If the specimen is required to have a water content of 15% and percentage of air void is 20, calculate weight of solid and water required to preparation of soil when specific gravity is 2.69। मतलब एक कोई सॉइल है जिसका स्पेसिमेन सिलेंड्रिकल ऐसा है, ये बनाना है आपको। ठीक है। इसका डायमीटर है 50 mm, 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना कम आएगा, जितना इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। तो ये होगा π/4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। 70.21, इट्स 70.21 सेंटीमीटर क्यूब। 70.21 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने क्या कहा है, परसेंटेज एयर वॉइड 20 है, एज Na इक्वल्स टू 20। Na का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर बाय ओवरऑल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये है 0.2। कुल मिलाकर के वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, 0.2 टाइम्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ 70.21। हाउ मच? 196.35 होगा, तो फिर गलत क्यों बताया? 196.34, 196.34 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आया एयर का वॉल्यूम? 39.26। ठीक। अब हमारे पास ऐसा सीन बन गया है ये, कि एक कोई सॉइल है जिसमें एयर भी है, जिसमें सॉलिड भी है, जिसमें पानी भी है। सॉलिड, वाटर, एयर। एयर का वॉल्यूम तुमको पता है कितना है, 39.26 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी वेट इस तरफ लिख रहा हूँ, वॉल्यूम दूसरी तरफ लिख देंगे। तो इधर का वॉल्यूम पता है VA है, यहाँ का वॉल्यूम आएगा VW, यहाँ का वॉल्यूम आएगा VS, और ये सब मिला के कितना है 196.34। ये सॉलिड का वेट है, हमको नहीं पता कितना है। ये पानी का वेट है, हमको सिर्फ पानी के वेट के बारे में एक चीज़ पता है कि पानी का वेट होता है वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो सॉइल के वॉल्यूम के बराबर है, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम
वाटर का वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम, तीनों मिला के 196.34 है। तो टोटल वॉल्यूम की इक्वेशन लिख दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू ओवरऑल वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम लिखा जा सकता है मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जीएस इंटू गामा डब्ल्यू, प्लस पानी का वेट, पानी का वॉल्यूम लिखा जा सकता है पानी का वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। पानी का वेट कितना, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस, डेंसिटी कितना, गामा डब्ल्यू, प्लस एयर का वॉल्यूम तो तुम्हारे पास है 39.26, और ये सब मिला के कितने, 196.34। डब्ल्यू एस नहीं पता, जी एस 2.69। अगर हम डब्ल्यू एस को ग्राम में रखेंगे तो गामा डब्ल्यू को 1 रख देते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली 0.15 डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 39.26 इक्वल्स टू 196.34। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एस। आई थिंक 300 ग्राम के आसपास का इसका आंसर आएगा। डब्ल्यू एस का वैल्यू लगभग 300 ग्राम के आसपास में आएगा। तो सॉलिड का वेट आ गया 300 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस, मतलब 0.15 इंटू 300। तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा लगभग 45 ग्राम। तो इतना पानी चाहिए, 300 ग्राम, सॉरी 300 ग्राम के आसपास सॉलिड चाहिए, और 45 ग्राम के आसपास पानी चाहिए। गॉट इट? एनी क्वेरीज अप टिल नाउ? कुछ कहना सुनना हो तो डेली हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और मेरा टारगेट है 7 दिन के आसपास में जियोटेक को खत्म कर देना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 301.05 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। कल की क्लास भी सेम टाइम पे होगी हमारी, सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।